सिमरन आ गई। ओके सिमरन। सिमरन सिमरन नाम कितना फेमस था ना बहुत पहले, है ना, जब वो डीडीएलजे आई थी तभी नाम रखा क्या आपकी? तब तक तो आप मतलब नहीं होगे, तो सिमरन उसी से इंस्पायर होके रखा क्या आपके पेरेंट्स ने नेम? है सिमरन? नो मैम। अच्छा ठीक है, ओके। किसी का रखा है क्या नाम आपके पेरेंट्स ने इंस्पायर होके किसी मूवी के किसी एक्टर के नेम से या फिर सीरियल के किसी नेम से? मेरे पास एक स्टूडेंट आती थी लास्ट ईयर, उसका नाम था अक्षरा। उसका नाम था अक्षरा। तो मैंने कहा कि वो सीरियल आता था ना वो अक्षरा वाला। ये हाँ रिश्ता क्या कर अभी भी आता है। जब वो सीरियल स्टार्ट हुआ था, मैं पता है कौन सी क्लास में थी? मैं उसमें थी, फिफ्थ क्लास में थी मैं। फिफ्थ या सिक्स्थ क्लास में थी मैं, तब आया था वो सीरियल और अभी तक चल रहा है। और हम यहीं बैठे हैं अभी फिलहाल। ठीक है। तो वो जो अक्षरा स्टूडेंट थी, वो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या मतलब वो सीरियल आता था उसी की, मैंने तो मजाक कर रही थी, उनके उस पे रखा है क्या? तो वो कहती हाँ, कि मैम हाँ उसी अक्षरा से इंस्पायर होके मेरे मम्मी पापा ने नाम रखा है मेरा। मैंने कहा ये सही है यार। चलो ठीक है, तो पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हो तुम लोगों से। अरे नहीं, देखना भी नहीं चाहिए, क्या करोगे देख के? ऐ नहीं आता है वो। मैं देखती थी। मैंने वो पता है कब तक देखा है वो सीरियल? जब मैं अपने एमएससी के फर्स्ट ईयर में थी, तुम सोचो। मेरा सिक्स पता नहीं फिफ्थ में थे या सेवन्थ में, मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट। उस वहां से चालू मैंने एक भी एपिसोड उसका मिस नहीं किया, जब मैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में थी तब तक मैंने देखा, मतलब पूरा कभी मिस नहीं किया उसका एक भी एपिसोड, आज भी मुझे याद है। लेकिन सीरियल का तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वो लीप वगैरह आ जाते हैं ना, तो बकवास हो गया था वो सीरियल। तो हाँ नैतिक भी है, अरे ये मैं क्या भूल गई यहाँ तो नैतिक भी है हाँ नैतिक भी है यहाँ तो। नैतिक नाम भी बड़ा फेमस हुआ था। नैतिक इतने लोगों का मैंने नहीं देखा नाम। मैम कौन से सीरियल का? अरे वो स्टार प्लस पे आता था ना, आता है अभी भी चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है उस पे। ये रिश्ता कहलाता है। चलो ठीक है। मैम वो तो पता नहीं कब से चल रहा है, कभी खत्म हाँ नहीं होगा वो तो, पता ही नहीं चल पाया कौन सा रिश्ता है। हम खत्म हो जाएंगे, वो सीरियल नहीं खत्म होएगा चलो ठीक है। सो स्टार्ट करूंगी मैं राहुल जी से। राहुल जी, ग्रुप 15 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताइए। राहुल सो रहे हो? मैम रिपीट करना। ग्रुप 15 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताइए। मैम बोलना कैसे है? मतलब जो होता है ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मैम सबसे पहले तो नाइट्रोजन, फिर उसके बाद फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर लास्ट में बिस्मथ। मैम एंटीमनी। बिस्मथ और एंटीमनी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बराबर होती है ना? कृष्णा मेरे पूछने से पहले ही बता दिया तुमने। सॉरी मैम। बराबर होती, अरे सॉरी मत बोलो। ठीक है, एंटीमनी और बिस्मथ का क्या होता है? बराबर होती है बेटा, 1.9 होती है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान रखो, ध्यान नहीं रखते तुम लोग बिल्कुल ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा सुमित जी से। सुमित जी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ ग्रुप 15 में। मैम सबसे पहले तो फॉस्फोरस, फिर बॉइलिंग पॉइंट में। मैम ज्यादा से बताना है या कम से बताना है? अच्छा डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दो। मैम सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट आता है बिस्मथ का, हम्म। फिर उसके बाद आता है आर्सेनिक का, हाँ उसके बाद फिर नाइट्रोजन, हाँ
सॉरी मैम, वो बिस्मथ था, फिर एंटीमनी, फिर नाइट्रोजन, फिर आर्सेनिक और फिर उसके बाद फिर फॉस्फोरस। वेरी गुड, फोस्फोरस के हेलाइड का फोस्फीन का, ठीक है, तो VHV से याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद चलते हैं हम लोग कृतिका पे। कृतिका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताएगी कृतिका। मैम NH3, हाँ, NH3 का PH3। क्या ज्यादा या कम होता है? मैम कम। NH3 का कम होता है मेल्टिंग पॉइंट? ज्यादा ज्यादा। मैम NH3। मुझे हाँ बताओ, NH3 का सबसे ज्यादा, फिर मैम PH3, ASH3, फिर SBH3। एनसीईआरटी खोल रखी है? एनसीईआरटी खोल रखी है कृतिका? नो मैम NCERT नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने भेजी तो थी PDF। क्यों नहीं है तुम लोगों के पास? तुम जो बोलते हो मैं सारी चीजें भेज देती हूँ, फिर भी बोल देते हो नहीं है। मैम वैसे नहीं है, बुक नहीं है। हाँ तो बुक बुक ही नहीं है एनसीईआरटी की आपके पास? नो मैम। बहुत बढ़िया, उम्दा। आप मैम जो लोगों ने हमारे एक सेकेंड, एनसीईआरटी की बुक भी नहीं ले रखी, क्यों? लेके आनी है आज कृतिका मैम से भी यस मंगवाओ। मैम, बुक से पढ़ाते हैं तो। बेटा एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, वो तो तुम लोगों के लिए, मतलब केमिस्ट्री में तो मतलब एनसीईआरटी ना होना मतलब कुछ है ही नहीं फिर, ठीक है। किसी से अगर ये पुरानी भी मिल रही है तो ले लो, लेकिन और किसके पास थी एनसीईआरटी की बुक? मैम वैसे एनसीईआरटी के बुक में वाला चैप्टर है भी तो नहीं। अरे वो तो ठीक है, वैसे एनसीईआरटी की बुक है या नहीं है ये पूछ रही हूँ मैं। में हैगी। है कि ना? दो है। है मैम। गवर्नमेंट देती है ऐसा तो मेरे को नहीं पता, गवर्नमेंट देती है एनसीईआरटी की बुक। मैम वो 8वीं तक मैम देते हैं, उसके बाद नहीं देते। मैम उत्तराखंड में तो गवर्नमेंट देती है। अच्छा, यूके में, उत्तराखंड में? यस मैम। तो अभी तक दी नहीं उन्होंने फिर आपको? नहीं मैम, हमको तो देती है। मैं तो ऐसे टाइप करके लिख रहा था अच्छा मैसेज में कि तुम्हारे पास गवर्नमेंट है देती ना? है। अब ये बताओ किसके यस पास मैम है। नहीं है, हैंड रेस कीजिए। मैं पी ब्लॉक की बात नहीं कर रही हूँ, उसका तो नहीं मिलेगा वो बुक में, नई बुक में, और मैंने उसकी PDF भेज दी, तो पी ब्लॉक को साइड में रखो। वैसे एनसीईआरटी किसके पास नहीं? आदर्श आपके पास नहीं है? ऋषि, राहुल, साजिया, भाई साहब। नो मैम। ओहो, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई, शुक्र है ये मैंने तब नहीं पूछा जब मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करवा दी। मंगवा लोगे ये चारों बच्चे? यस। ठीक है, एक दो दिन में ट्राई करो, आप लोगों के पास आ जाए एनसीईआरटी की। बेटा एनसीईआरटी की होनी चाहिए, अगर किसी से पुरानी मिल रही है तो पुरानी ले लो 11th-12th की, बट एनसीईआरटी बेटा होनी चाहिए तुम लोगों के पास, ठीक है। यस मैम। क्योंकि मैं आगे जाके तुम लोगों को एनसीईआरटी के हाइलाइट्स भी भेजना शुरू करूंगी, तो उसके लिए होनी चाहिए फिर, ठीक है। या तो जब तक तुम्हारा काम मतलब नहीं है तो PDF डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, बट करनी है आपको, ठीक है। मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि एनसीईआरटी नहीं है, ठीक है, चलिए। और इसकी पी ब्लॉक का मैंने PDF ऑलरेडी शेयर कर दिया था, एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लेना, ऊपर चला गया होगा वो मैसेज, नहीं तो डाउनलोड कर लेना तुम लोग। आज क्या करेंगे बेटा, आज इसको खत्म करेंगे अपना ग्रुप 15 को, है ना। यहाँ पे फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स डिस्कस करेंगे, जैसे हमने कल नाइट्रोजन के ऑक्साइड डिस्कस किए थे, है ना। तो आज फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा ग्रुप 15, देन अपन मूव करेंगे ग्रुप नंबर 16 पे। और ग्रुप नंबर 16 15 से काफी आसान है, तुम खुद देखोगे तुम्हें फटाफट चीजें दिमाग में बैठ रही है, ठीक है। तो एक बार क्या क्या करा दिया था मैंने कल, एक बार फटाफट मुझे बता दो। मैंने तुम्हें हाइड्राइड्स के बारे में बता दिया था, है ना। हाइड्राइड्स कौन कौन से बेटा थे ग्रुप? अमोनिया था, फोस्फीन था, आर्सेनिक का था, और आपका एंटीमनी का था, और बिस्मथ का था। ये हाइड्राइड्स थे आपके पास। तो इसमें मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बताई थी। क्या बताई थी? पहला तो मैंने बेसिक स्ट्रेंथ, में पूरा लिख नहीं रही हूँ, एक तो मैंने बेसिक स्ट्रेंथ बताई थी,
तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या था आपका, अमोनिया का सबसे ज्यादा था, मतलब डाउन द ग्रुप घटता जा रहा था, ठीक है। उसके अलावा हमने थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा था, ठीक है, या फिर बोन डिसोसिएशन एनर्जी का भी सेम ऑर्डर होगा। तो अमोनिया का क्या था, बोन डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा था, बिस्मथ वाले का सबसे कम था। उसके बाद हमने देखा था रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर में हमने देखा था कि बिस्मथ वाला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। उसके अलावा हमने क्या देखा था, बोन एंगल देखा था। तो बोन एंगल में हमने देखा था जब लोन पेयर सेम हो, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, तो डिपेंड करता है बोन एंगल ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है डाउन द ग्रुप, तो बोन एंगल भी क्या हो रहा है मेरा बेटा, कम हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमने डिस्टेंस की बात की थी, तो वो भी बढ़ता जाएगा। उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट की बात की थी, है ना, और बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी। बॉइलिंग पॉइंट में मैंने कहा था VHV से याद रखो, VHV बोले तो पहले वो वंडरवॉल कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि बिस्मथ एंटीमनी का, फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर कर रहे हैं, फिर दोबारा वो वंडरवॉल कंसिडर कर रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे। मेल्टिंग पॉइंट में क्या था, मेल्टिंग पॉइंट में पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर की, फिर आपका वंडरवॉल फोर्सेस की। कॉमन चीज दोनों में ये थी कि फॉस्फीन का मेल्टिंग पॉइंट भी कम है और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, कम है, ठीक है जी। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। उसके अलावा हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी देख लिए थे, है ना, याद करो N2O, NO, ये दोनों तो क्या थे, न्यूट्रल थे, है ना। उसके अलावा NO2, N2O3, N2O4, N2O5, ये क्या थे तुम्हारे, एसिडिक थे। और इनमें से कौन सा ऐसा ऑक्साइड था जिसमें NON बॉन्ड था, N2O5 में क्या था मेरा बेटा, NON बॉन्ड था। तो ये मोटा मोटी बात हमने कल कर ली थी, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, कुछ क्वेश्चंस रहते थे ना, मैंने कहा था मैं आती ही करवाऊंगी इनको। एक बार ये क्वेश्चन करके बता दो मेरे को फटाफट से बेटा। एक असाइनमेंट ऑलरेडी मैंने कल भेज दिया था, ठीक है, 2 और मिलेंगे इस चैप्टर में तुम्हें बस, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना बेटा तुम्हें। डी इनकरेक्ट है राहुल, वेरी गुड, जिनका होता जा रहा है। सुनीति नहीं आई है ना, ओके। कृष्णा आप बताएंगे, कृष्णा। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा, सेकंड या फोर्थ? मैम सेकंड। वाई सेकंड बेटा? मैम ये मैम मैम NO2 तो कैन इजीली डाइमराइज हो जाता है मैम, और Very good. NF5 जो है मैम वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और मैम हाँ। जो PS3 की जो मैम एफिनिटी है वो ज्यादा होती है NH3 से। ज्यादा होती है कम होती है? मैम ज्यादा। किसकी, NH3 की या PH3 की? मैम PH3 की ज्यादा होती है NH3 से। पर ये तो लिखा हुआ है लोअर प्रोटोन एफिनिटी, मतलब H+ के प्रति प्यार इसका कम है। मैम वो बी रीजन इसलिए होगा क्योंकि जो एस की यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 4 की है, और वो +6 तक दिखाता है, तो वो अभी रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दो एजेंट शो कर सकता है। वेरी गुड, अरे क्या बात है गौरव, आज तो बढ़िया, बहुत सही। कृष्णा आपने बाकी तो सही बताया था बेटा, COD आंसर भी तुमने सही बताया, बट इसका एक्सप्लेनेशन गलत दे दिया। आपको पता है अमोनिया बेटर बेस होता है ना, बेटर डोनर होता है,
तो अगर बात Yes, आएगी ma'am. प्रोटोन एफिनिटी की, प्रोटोन के प्रति जो प्यार होगा वो अमोनिया का ज्यादा होगा, फॉस्फीन का नहीं होगा। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जो SO2 वाली बात गौरव ने बोली वही मैं सेम रिपीट करूंगी। सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो +6 तक दिखा सकता है, ठीक है। तो SO2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज, खुद को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन खुद को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, मतलब +4 से वो +6 में भी जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? गलत। और आपसे क्या पूछा था? इनकरेक्ट पूछा था। ठीक है जी, कर लोगे? हाँ बेटा। प्रोटोन एफिनिटी दोबारा समझाना, यही पहले ही वाला समझ में नहीं आया था। प्रोटोन एफिनिटी, देखो प्रोटोन क्या होता है? H+ बोल दूं प्रोटोन होता है, यही हम बोलते हैं। Yes, ma'am. प्रोटोन एफिनिटी मतलब क्या होता है? प्यार। तो प्रोटोन के प्रति वो कह रहे हैं जो pH3 का जो प्यार है वो कम है एज कंपेयर टू अमोनिया। अब तुम लोग मुझे बताओ, क्या मैंने तुम्हें ये कल डिस्कस किया था कि अमोनिया इज अ बेटर डोनर, मतलब बेटर बेस है? तो अगर बेटर बेस है तो इसके पास लोन पेयर होंगे अवेलेबल फॉर डोनेशन, मतलब ये जल्दी करेगा। तो ये क्या करेगा? दे देगा। इसके पास क्या है? कमी है इलेक्ट्रॉन की H+ के पास, इसके पास है तो दे देगा। यहाँ पे भी देगा। हाँ हाँ, फॉर्मेशन के लिए NH4+ बन जाएगा ना बेटा। ठीक है मैम, ठीक। ठीक है, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, मना नहीं कर रही हूं मैं, लेकिन अमोनिया वाले की जो होगी हायर प्रोटोन एफिनिटी होगी। ठीक है, सो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट होगा। करेक्ट बोले तो आपसे इनकरेक्ट ही पूछा था। यस, दिस इज अ PYQ फ्रॉम 2024 का है, 2025 का है। ये जितने भी ये दिखते हैं ना, ये लाइक मैं उसी से ही लिया मैंने। क्या बोलते हैं वो, तुम्हारी कौन सी साइट है वो? एग्जाम साइट। हाँ ठीक है, ये वाला करो। एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों देख रहे हो आप? बेसिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे एक्सप्लेन करो ना आर्यन। NH3 आपका स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो अवेलेबल होंगे उसमें लोन पे डोनेशन के लिए, तो उसकी ज्यादा होगी प्रोटोन एफिनिटी। ये बताना, हैंड रेज करना चैट में। ये 2025 का है बेटा। नैतिक, हाँ नैतिक बताओ। सुमित। मैम यहाँ पे कोवेलेंस का क्या मतलब है? क्लास में थे कल? यस मैम। बताती हूँ अभी, वेट कर रही हूँ कि कोई और मुझे आंसर बताए फटाफट से। सिमरन आप बताओ। मैम 5 होगा। ओके, तो ये कौन है मैक्सिमम कोवेलेंसी वाला बंदा? मैम नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी मैक्सिमम 5 होती है। मैम 5 तो नहीं होती, क्योंकि वो BF5 NF5 तो नहीं बनाता। मैम 4 होती है मैक्सिमम। मैम सी ऑप्शन होगा 4। आपसे क्या पूछा था? मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ। छोटी छोटी बातें हैं बेटा, ये यहीं पे ही फंसाता है। अब देखो ना, NCERT में से ही है, बट उसने क्वेश्चन को फ्रेम करने का तरीका बदल दिया। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ ए नॉन मेटालिक ग्रुप 15, जिसका वीकेस्ट EE बॉन्ड होता है। तो हमें पता किसका होता है? NN का ही तो होता है ना। तो हमें पता है नाइट्रोजन की कोवेलेंसी मतलब 4 तक ही मैक्सिमम बॉन्ड। वैसे तो वो 3 बनाता है, लेकिन मैक्सिमम वो 4 बना सकता है, 5 बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता। वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है उसके पास। ठीक है, तो आंसर वुड बी सी। ठीक है, चलो उसके बाद हम आते हैं, ये हमारा एक टेस्ट रह गया था, मैंने तुम लोगों को बोला था ना मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो ये बेसिकली नाइट्रेट आयन की टेस्ट के लिए हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसको हम ब्राउन रिंग टेस्ट हम बोलते हैं। मतलब अगर जैसे तुम क्वालिटेटिव सोल्ट एनालिसिस करोगे अपने स्कूल में,
तो वहां पे तुम्हें इसका टेस्ट भी कराएंगे, कैटायनिक, अनायनिक और अनायन और बेसिक रेडिकल। क्या ये 11th में किया था क्या? अच्छा, तो आपका वहां पे क्या होता है, एसिड बेसिक रेडिकल वाले टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको एक कैटायन और अनायन जो होता है आपको बताना होता है सैंपल में कौन है, ठीक है। फाइनल में क्या होता है ना, आपके पास सैंपल में एक अनायन मिल जाएगा, किसी को कैटायन मिल जाएगा, तो वो आपको पता लगाना होता है कि क्या है। तो नाइट्रेट आयन का बहुत फेमस टेस्ट होता है, एक ब्राउन रिंग टेस्ट होता है और बड़ा ही प्यारा टेस्ट होता है ये। ब्राउन रिंग टेस्ट अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारे सैंपल में नाइट्रेट आयन जो है प्रेजेंट है। अब इसके लिए करना क्या होता है मेरा बेटा, अगर तुम्हारे सैंपल में नाइट्रेट आयन है तो उसको थोड़ा सा स्पेचुला में भरोगे और टेस्ट ट्यूब में डालोगे। क्लियर है? अरे यहाँ अब एक्सपेरिमेंट कहाँ से करके दिखाऊं, एक बार गूगल पे सर्च कर लेना तुम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। बता देते हैं मैं कैसे करती हूँ, मतलब कैसे करते हैं, आप इमेजिन कर सकते हो इस टाइम पे, ठीक है। तो आप सैंपल क्या करोगे, टेस्ट ट्यूब में डालोगे, ओके। तो उसके ऊपर आप क्या डालोगे बेटा, फेरस सल्फेट डालोगे। अब हो सकता है लैब में आपका सॉलिड फॉर्म में फेरस सल्फेट पड़ा हो, या हो सकता है कि उन्होंने सॉल्यूशन बना के डाल रखा हो, तो जैसे भी होगा तुम थोड़ा सा लेना और इसमें ऐड कर देना, ठीक है जी। अब इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, जो नाइट्रेट आयन है सैंपल में और जो फेरस सल्फेट तुमने डाला है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तुम्हारा NO में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो नाइट्रेट है, एक मिनट रुकना, हाँ 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 बच्चे, मैं वॉइस नहीं, मैंने एक बार माइक अपना म्यूट किया था। हाँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ, फिर वो क्या कह रहे हैं इधर देखना एक बार, नाइट्रेट जो है नाइट्रिक ऑक्साइड में आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको फर्दर आप Fe2+ के साथ रिएक्ट करोगे तो आपके पास एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स, स्क्रीन नहीं दिख रही मैम? दिख रही है, एक बार रिज्वाइन कर लो। तो बेसिकली आपने क्या किया, सैंपल में जो अगर आपके सैंपल में नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है जिसको आप डिटेक्ट करना चाहते हो, उसको थोड़ा सा स्पेचुला में लेके आप टेस्ट ट्यूब में डाल लो, उसके ऊपर आप फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन डाल लो। अगर फेरस सल्फेट तुम्हारे लैब में सॉलिड में उसमें दे रखा है तो उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन बना लेना, एक्वस डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लेना पानी में डाल के, और उसको तुम क्या करोगे, ड्रॉप वाइज डालने शुरू कर दोगे। तो होगा कि अब क्योंकि पानी भी है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो NO3 नेगेटिव है वो तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा बेटा, NO में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या करना है तुम्हें, ऊपर से साइड से जो टेस्ट ट्यूब की साइड होती है, ऐसे बिल्कुल ड्रॉप वाइज क्या करना है तुम्हें, साइडों से क्या डालना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है, ठीक है। और जैसे ही वो तुम डालोगे, अगर तुम्हारे सैंपल में नाइट्रेट आयन प्रेजेंट हुआ तो तुम्हारे क्या होगा, यहाँ पे जंक्शन पे क्या बन जाएगी, एक ब्राउन रिंग की फॉर्मेशन तुम्हें दिखेगी। अगर तुम्हारे लैब में पुराने केमिकल्स पड़े होंगे तो ये जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा, अच्छा बोले तो बहुत अच्छे से नहीं दिखाई देगी तुम्हें ब्राउन रिंग। लेकिन अगर लैब में फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन तुम्हारे पड़े हैं, कई होते हैं ना पुराने रखे होते हैं, हमारे में होता था, तो अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड रखा है तो ब्राउन रिंग बहुत ही सुंदर देखने को मिलती है जंक्शन पे। तो ए ब्राउन रिंग एट द इंटरफेस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सल्फ्यूरिक एसिड लेयर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन। तो यहाँ पे नाइट्रेट आयन है, फेरस सल्फेट है, जो तुमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला वो है। नाइट्रेट आयन किसमें चेंज हो गया, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, आ सकता है पेपर में। क्या आएगा कि जब तुम ब्राउन रिंग टेस्ट करते हो तो नाइट्रेट आयन किसमें चेंज होता है मेरा बेटा, NO में चेंज। क्लियर है? और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +5 है और यहाँ पे इसकी क्या है, +2 है, यानी कि ये क्या हो गया, रिड्यूस। अगर ये रिड्यूस हो गया तो आयरन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, ठीक है। और इसी NO के साथ जो ये आयरन का कॉम्प्लेक्स बना है ना, तो वो जब रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिलेगा, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। एक्चुअली में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी कई टीचर पढ़ाते हैं, मैं वहां पे भी पढ़ा दूंगी तुम्हें,
बट ये यहाँ पे एनसीईआरटी में आ गया था तो मैंने एक बार तुम्हें यहाँ पे बता दिया। तो जो कॉम्प्लेक्स होता है मेरा बेटा वो ये होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। हम इसका नाम भी देखेंगे, इसका नाम क्या है, इसको नाम से कैसे बोलेंगे इसको, ठीक है। और इसमें क्या होता है मेरा बेटा, जो आयरन होता है, अभी के लिए लिख लो कहीं पे नोटबुक में, जो आयरन होता है इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, कहीं पे छोटी सी जगह पे लिख लो, फिर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाई आयरन हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसको लिख लो कहीं पे। अब पेपर में क्या क्या आ सकता है, पेपर में ये आ सकता है कि नाइट्रेट आयन किस में कन्वर्ट हुआ। दूसरी चीज ये आ सकती है कि जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मूला बता दो। तीसरी चीज ये आ सकती है उसका नाम क्या है, नाम मैं कोऑर्डिनेशन में बताऊंगी। चौथी चीज आपसे पूछा जा सकता है कि जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, ठीक है जी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको लिख लो एक बार बेटा फटाफट से। लिख लिया, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं थोड़ा सा फास्फोरस के बारे में। वैसे मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं बताना, बट कुछ कुछ चीजें हैं जो पढ़ लेना तुम लोग। पहला तो ये है कि फास्फोरस, ये तो मैंने बता ही दिया था कि फास्फोरस काफी सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स में मिलता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपका व्हाइट रेड ब्लैक फास्फोरस है ये सिलेबस से डिलीट हो गया है, ठीक है। तो मैम आपने ये क्यों हमें करा रहे हो, फिर इसमें मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि एक रिएक्शन एनसीईआरटी में जो कि व्हाइट फास्फोरस की है और जो कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का क्या है एग्जांपल है। देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे इधर आओ, अगर मैं P4 की बात करूं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है व्हाइट फास्फोरस की, 0 है यहाँ पे, दिख रहा है। और यहाँ पे जो फास्फोरस है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -3, बोलो। और अगर मैं यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालती हूँ तो क्या होगा, देखो इधर Na की +1, हाइड्रोजन की +1, 2 हाइड्रोजन है, +X -4, तो कितनी आएगी बताओ मेरे को, +1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे फास्फोरस किस में है, 1 में है। तो 0 से -3 यानी कि रिडक्शन हो रहा है, और 0 से +1 क्या हो रहा है मेरा बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यानी कि ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल हो गई, डिस्प्रपोर्शनेशन। अब हालांकि इसने दिया नहीं हो एनसीईआरटी में, बट ये इतनी पॉपुलर रिएक्शन है मेरे बच्चों, बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो ये आपको, और अगर तुम चाहते हो कि हो सकता है मान लो अगर थोड़ा सा भी उसके क्वेश्चन को अगर मान लो यहाँ से फ्रेम करने की कोशिश की, तो प्लीज एक बार इसका ये नाम भी याद रख लो, इसको क्या बोलते हैं, NaH2PO2 को सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट इसको बोलते हैं। हो जाएगा, बोलो, ठीक है। चलिए, उसके बाद मेरा बेटा जो आपका P4 है ना, उसका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। उसका स्ट्रक्चर ये है, पता है क्यों बता रही हूं मैं, हालांकि ये तुम्हारे जेईई मेन के सिलेबस में है ही नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है फास्फोरस के ऑक्साइड्स है ही नहीं, बट मैं इसलिए करा रही हूँ मेरा बेटा क्योंकि तुमने केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर पढ़े हैं ना, इसलिए मैं एक भी स्ट्रक्चर तुम्हें नहीं छुड़वा रही हूँ यहाँ पे। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने स्ट्रक्चर पढ़े हैं, तो वो P4 का भी हो सकता है पूछ ले। तो जो P4 का स्ट्रक्चर है बेटा इस तरीके से होता है, दिख रहा है क्या, मैं एक बार अलग से बना देती हूँ तुम लोगों के लिए, ये देखो ऐसा होता है, देख रहे हो, यहाँ पे लोन पेयर होता है, देखना। और जो एंगल होता है ये कितना डिग्री होता है, 60, जिसकी वजह से ये क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, स्ट्रेन होता है ना सिस्टम में, स्ट्रेन, स्टेबल नहीं है, रिएक्टिव बहुत होता है। व्हाइट फास्फोरस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, देखो लिखा भी हुआ है, व्हाइट फास्फोरस इज लेस स्टेबल एंड देयरफॉर मोर रिएक्टिव देन अदर सॉलिड फेसेस नॉर्मल कंडीशन। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एंगुलर स्ट्रेन इन P4 मॉलिक्यूल वेयर द एंगल ओनली 60 डिग्री। क्लियर है, बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर एक मैं इंपॉर्टेंट बात तुम लोगों के लिए यहाँ पे डाल के आई हूँ। पहली बात, हर एक फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कंफर्म करो। क्या करना होता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड काउंट करने पड़ते हैं, तो 1 2 3 4 हो गया ना sp3।
तो और दूसरी चीज, हर एक फॉस्फोरस कैसा स्ट्रक्चर है उसका, पिरामिडल है कि नहीं है? पिरामिडल में यही तो होता है, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। लेकिन अगर मैं पूरे P4 की बात करूं तो वो कैसा है, बोलो? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। तो यहाँ से ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आ गई। हर एक फॉस्फोरस sp3 है, हर फॉस्फोरस का पिरामिडल होगा, लेकिन अगर मैं ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करूं P4 की तो वो कैसा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, बस इतनी बात याद रखिए बस, और कुछ भी नहीं करना इससे बाहर। ये भी आने के चांसेस सही बताऊं तो कम, तो इससे बाहर तो वो नहीं जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, अच्छा मैम और क्या हमें पढ़ना है, और भी बता दो मैम, लगे हाथ। अब पापा को पढ़ने हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस पढ़ने हैं। तुम्हें याद है हमने ऑक्साइड्स पढ़े थे नाइट्रोजन के, N2O4, वो तो आसान थे ना, तुम्हें स्ट्रक्चर भी याद हो गए होंगे, NO, NO2, N2O, N2O3, N2O4, N2O5। ऐसे ही तुम्हें फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स पढ़ने हैं। ऑक्सी एसिड्स बोले तो जैसे H3PO2 पढ़ते हो ना तुम, फॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, है ना, वो सब तुम्हें यहाँ पे पढ़ने हैं और इनके स्ट्रक्चर भी पढ़ने हैं। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालने आनी चाहिए, और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि जो तुम स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें POH, PH, PO बॉन्ड कितने हैं। तो पहले मैं तुम्हें सारे कुछ सिखा देती हूँ, फिर तुम्हें एक याद करने का तरीका भी बता दूं। ठीक है, चलिए आइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरा बेटा, तुम सबको पता है, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, है क्या जगह यहाँ पे? चलो, H3PO4 सबको पता होता है, हाँ या ना? क्या नाम होता है इसका? फॉस्फोरिक। हाँ बोल दो। H3PO4 तो सुना होगा ना कभी कहीं पे, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक होता है, H3PO4 फॉस्फोरिक होता है। अगर मैं बेटा H3PO4 की 2 यूनिट ले लूं, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसा कुछ बनता है। इधर ध्यान रखना, जितने भी मैं तुम्हें ऑक्सो एसिड्स बता रही हूँ उसमें एक डबल बॉन्ड O और एक OH तो होगा ही होगा। बाकी जो बच गया उनको पूरा कर दो। कितने हाइड्रोजन बच गए? 2 और ना, ऐसे लगा दो। कितने ऑक्सीजन बच गए? 2 और बच गए ना, लो लगा दो, खत्म, बन गया, बन गया। अगर मान लो मैं एक और मॉलिक्यूल ले लूं फॉस्फोरिक एसिड का, तो क्या होगा देखना एक बार। आपको तरीका बता रही हूँ कैसे याद करोगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं मेरा बेटा यहाँ से पानी निकाल लूं तो क्या कुछ ऐसा ही बन जाएगा? की कहते हो, बोलो? H4P2O7 पानी तो निकाला बस 2 फॉस्फोरिक एसिड लेके, इसका नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ठीक है, इसको तुम लिख लो, क्योंकि मैं इसको हटा रही हूँ बेटा, नीचे वाले को, ये वाला, ये हटा रही हूँ। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछे बेटा कितने PO बॉन्ड हैं, तो क्या बोलोगे? मैम 1 PO बॉन्ड है। मैम कितने OH बॉन्ड हैं? मैम 3 POH बॉन्ड है। बोलो हाँ के ना। मैम H3PO4 कैसा है? मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है या ट्राइबेसिक है? तो मैम कितना है? ऑक्सीजन के साथ देखो कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये वाले जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो आयनाइजेबल होते हैं, तो जितने आयनाइजेबल H होंगे उतनी ही उसकी क्या होगी? बेसिसिटी होगी। तो यहाँ पे ये क्या है? ट्राई बेसिक है। बोलो हाँ या ना। और अगर तुमसे पूछ ले पायरोफॉस्फोरिक में बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा? कितने OH है मैम? POH 4। कितने PO है मैम? 2। और मैम कितने POP है मैम? 1। क्लियर है? तुम्हें दूंगी ऐसे क्वेश्चन में असाइनमेंट में। ये 2 याद हो गए तुम लोगों को? पक्का बताओ, पक्के से पक्का बताना मेरे को।
ठीक है, चलिए और सीखते हैं। जैसे आपके पास क्या होता है मेरा बेटा, यहीं पे फिर मैं हटा दूंगी सारे। H3PO3 ये होता है तुम्हारा फोस्फोरस एसिड। क्या होता है? फोस्फोरस एसिड। अगर तुम इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो वो बन जाएगा मेरा बेटा हाइपोफोस्फोरस। आज क्लास में ही सीख के जाना है तुम लोगों को ये हाइपोफोस्फोरस एसिड। ठीक है, बोलो हाँ या ना। पहले तुमने सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरिक कह रही हूँ, फोस्फोरिक और पायरो को कर लिया रिलेट। अब तुम फोस्फोरस को हाइपो से कर लो, हाइपोफोस्फोरस। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा मैम? आपने कहा एक डबल बॉन्ड हो और एक OH तो होगा, जो बाकी बच गया लगा दो। कितने हाइड्रोजन है? 3, एक यूज हो गया तो 3 लगा दो, बोलो। और ऑक्सीजन कितने रह गए? एक लगा दो। क्लियर है? यहाँ पे आओ मैम, एक डबल बॉन्ड और एक OH तो आपने कह ही दिया लगना है। हाइड्रोजन कितने लगने हैं? 3, 2 रह गए। मैम ऑक्सीजन कितने लगाने हैं? 2, 2 लग गए। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे एक PO बॉन्ड कितने हैं मैम? एक PO बॉन्ड है मैम, 2 POH बॉन्ड है और एक PH बॉन्ड है। अब जो PH बॉन्ड होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिड्यूसिंग बिहेवियर के लिए होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं बोलूंगी बेटा इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो तुम देखोगे किसमें ज्यादा पीएच बॉन्ड है। तो ज्यादा पीएच बॉन्ड किसमें है मेरा बेटा? सेकंड वाले में। तो रिड्यूसिंग नेचर क्या हो जाएगा इसका? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बोलूं बेटा डाई बेसिक है या कौन क्या है, तो मैम ये तो डाई बेसिक है। ध्यान रखना आप इसको नहीं काउंट करोगे। फॉस्फोरस के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं आयनाइजेबल होता है। ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होता है वहां पे हाइड्रोजन क्या होते हैं आपके? आयनाइजेबल होते हैं। तो आपको चेक करने नंबर ऑफ आयनाइजेबल H। तो यहाँ पे ये डाई बेसिक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरा बेटा? मोनो बेसिक हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर हुआ? चार स्ट्रक्चर हो गए। हाँ बेटा हाँ, आपको ये बोला जाएगा कि बताओ इसमें से किसके पास एक PO बॉन्ड है, इसमें से किसके पास 2 PH बॉन्ड है। तो उसके लिए तो आपको सीखना पड़ेगा ना, ये नहीं तो मैं कराती ही ना आप लोगों को ये। ठीक है, चांसेस मेंस में कम है, एडवांस में तो ऐसे बहुत सवाल आए हुए हैं, मैं तुम्हें असाइनमेंट में डालूंगी। ठीक है, लेकिन मेंस में चांसेस कम है ये आने के, बट डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, तो करने हैं, छोड़ के कोई नहीं जाएगा। ठीक है, चलो अभी तक मैंने तुम्हें क्या करा दिया? ये करा दिया कवर। बताओ ये हो गया ना अपना? फोस्फोरस को और तो फोस्फोरस भी बोल दो। ये हाइपोफोस्फोरस और ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे बच्चों को निकालने आती है। कोई ऐसा बच्चा है तो मुझे बता दो कि ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आती, मैं सिखा दूंगी। है कोई ऐसा स्टूडेंट? सबको आती है? चलो फिर भी देख लो। तो जिसकी निकालनी होती है उसको x मान लो। हाइड्रोजन की +1 होती है, टोटल 3 है तो +3 + x। ऑक्सीजन पे -2 होगी और 3 ऑक्सीजन है यानी कि -6। तो x कितना आ जाएगा? +3। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन किसमें बता दूं? इसमें और ये जो स्ट्रक्चर बता रही हूं मैं, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्सेप्शन आएगी गर्व, मैं तब बताऊंगी। जब तक नहीं है तो क्यों जाननी है तुम लोगों को एक्सेप्शन? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड निकालना सिखा देना ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर से बोलो। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर निकालना सिखा देना किसी भी एलिमेंट की। हाँ वो सिखा दो, वो तो कोऑर्डिनेशन में सिखाऊंगी, टेंशन मत लो उसका, वो तो अलग चीज है। ठीक है, ये तो नॉर्मल है जो तुम रिडॉक्स में पढ़ के आते थे। कोऑर्डिनेशन में डिफरेंट है थोड़ा, क्योंकि वहां पे कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसे निकालना है कैसे नहीं, वो सब सिखाऊंगी मैं। बिल्कुल 0 से करवाऊंगी वो चैप्टर तुम्हें। फिर आते हैं मेरा बेटा, ये 2 नाम और आते हैं, H4P2O5 और H4P2O6। H4P2O5 का नाम होता है पायरोफोस्फोरस। क्या होता है मेरा बेटा? पायरोफोस्फोरस। नाम याद करना पड़ेगा ये। और ये क्या होता है? H4P2O6 क्या होता है?
हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होता है, पायरोफॉस्फोरस हाइपोफॉस्फोरिक। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, +4 2x -10, तो ये कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, +3। यहाँ पे निकालिए +4 2x -12, इतना ही आ जाएगा। गर ये वाली याद रखो, ठीक है, जो दे रखी है अपने को। यस मैम। ठीक है मेरा बेटा। एक्सेप्शन पता है कहाँ आएंगी? एक्सेप्शन वहां पे आती है, रिडॉक्स में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जब तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो वो एवरेज में आती है ना, फ्रैक्शन में आती है, 5/2। हाँ मैम कह रहा था, है ना, 5/2 आती है ना, किसी की 3/2 आती है। तो उस केस में 8/3। हाँ, उस केस में तुम्हें स्ट्रक्चर बना के पता लगाना पड़ता है कि कहाँ आएगा। वो हम कहाँ पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगी ना तुम लोगों को ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर ग्रुप नंबर 16 में, तो वहां पे वो भी लिखवाते हैं। ठीक है, चलिए अब इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि बनेगा कैसे कैसे। देखो, आपको पता है मैम, आपने बोला कि एक डबल बॉन्ड और एक OH तो होगा ही होगा, है ना, यही मैंने बोला था। अब टोटल हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 4, यहाँ पे 2 और लग गए। ऑक्सीजन टोटल कितने हैं? 5 में 4 लग गए, तो एक इनके बीच में आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन ऐसे आ जाएंगे। देख रहे हो? बोलो मेरा बेटा। H4P2O6 में क्या होता है मैम? आपने बोला कि एक डबल बॉन्ड O और एक OH तो लगेगा ही लगेगा। हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? 4, तो 2 रह गए। ऑक्सीजन टोटल कितने हैं? बोलो बोलो बोलो। 6, कितने लगा दिए मैंने? 4, तो 2 रह गए। बोलो की कहते हो? ठीक है मैम। तो यहाँ पे देखो H4P2O5 में 2POH बॉन्ड है, हाँ मैम है। 2PO बॉन्ड है, हाँ मैम है। 2PH है, एक इसने 1POP नहीं लिखा हुआ NCERT में, आप लिख लेना। ठीक है, इसमें देखो 4POH बॉन्ड है, हाँ मैम है। 2PO बॉन्ड है, हाँ मैम है। ठीक है, और यहाँ पे 1PP बॉन्ड आएगा। देखो NCERT में भी है कुछ कुछ गड़बड़े। ठीक है मेरा बेटा, यहाँ तक मुझे कंफर्म कीजिए सारे बच्चे। बस अगर तुम्हें स्ट्रक्चर पता है, बना लिया, तो तुम ये सारी चीजें बता दोगे जो वो पूछ रहा है। POH पूछ रहा है वो बता देना, PO पूछ रहा है वो बता देना, PH पूछ रहा है वो बता देना। अब यहाँ पे आऊंगी मैं कि क्वेश्चन, मान लो अगर स्ट्रक्चर से रिलेटेड सवाल नहीं आया तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। बट तुम्हें हर चीज के लिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए भी स्ट्रक्चर आने चाहिए, क्योंकि उसके बिना तुम बता नहीं पाओगे। तो पहले ये सब कर लो, फिर मैं आगे चलती हूँ। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता ही दिया है, ये मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। पहले ये सब कर लो जितना मैंने तुम्हें बताया है, आगे फिर मेटाफॉस्फोरिक में आगे बताती हूँ। मैम जैसे स्ट्रक्चर तो मैम बना लेंगे देख के, मैम नाम तो याद ही करना पड़ेगा ना। हाँ, नाम याद कर लो। एक का तुम्हें देखो, फॉस्फोरिक का तुम्हें मालूम रहता है, फॉस्फोरिक से पानी निकालो, 2 फॉस्फोरिक लेके तो पायरो बन जाएगा। पायरो मतलब जनरली होता भी यही है, हीट करके पानी निकालना। ठीक है, उसके बाद फॉस्फोरस H3PO3, ये भी बच्चों ने मतलब पढ़ा होता है हमने कहीं ना कहीं। इसमें से एक कम कर दो, ये हाइपोफॉस्फोरस हो गया, तो 4 तो तुम्हें याद ही हो गए। ये बोला है तुम्हें याद करने के लिए बस, पायरोफॉस्फोरस और हाइपोफॉस्फोरिक नाम याद। इसकी बेसिसिटी कैसी होगी अगर डायबेसिक होगा ये डायबेसिक होगा, 2H है, वो 4 OH है, तो टेट्रा बेसिक होगा। मतलब जितने ऑक्सीजन के साथ H जुड़े होंगे ना, वो तुम्हें देखना है। ठीक है, ठीक है। चलिए ये देखो, ये तुम्हारे NCERT में बना रखे हैं स्ट्रक्चर, ये मैंने सब बनवा दिए तुम लोगों को। देख रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये रह गया अपना साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक। अगर आपका H जो अभी बता रही थी ना मैं, ये अगर N की वैल्यू 3 है मेरा बेटा, तो वो क्या हो जाएगा? साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक। इसको बनाना बहुत आसान है, 3P ऐसे लगा लो, ऐसे HPO3। ठीक है, देखो इधर, और हर किसी में क्या करो, एक एक O डाल दो। देख रहे हो? और हर एक फॉस्फोरस को एक डबल बॉन्ड O और OH दे दो, खत्म।
ठीक है। मैम अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? कहाँ पे मेरा बेटा, निकाल लो इसको। फोस्फोरस की कितनी होगी यहाँ पे, इसका -2 आएगा, इसका इस पे आ जाएगा +2, इसका -1 तो ये +1 -1, इसका +1 और इसका -1 +1, 5 हो जाएगी बेटा, +5 हो जाएगी। ठीक है, क्या किया, अच्छा बता देती हूँ, इधर देखो अगर नहीं समझ में आया। देखो ऑक्सीजन पे कितने का होता है, -2 का होता है ना मेरा बेटा, तो फोस्फोरस पे +2 का नहीं होगा, अगर वो हटा दूंगी मान लो मैं डबल बॉन्ड। यहाँ पे ऑक्सीजन पे -1 का, तो इस पे कितने का होगा, +1। यहाँ पे एक बॉन्ड है ना, तो ये -1, तो इस पे कितने का होगा, +1। और ये भी क्या है, -1, तो इस पे +1, तो टोटल कितना हो गया मेरे पास, 5 हो गया, तो +5 में होगा ये दिया भी हुआ है वैसे यहाँ। ठीक है, बोलो बच्चों। अगर मान लो पोली है, पोली मतलब क्या होगा, फिर बहुत सारे होंगे, तो फिर इस तरीके से चेन बनेगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी एक बार कर सकते हो। ठीक है, चलूं आगे। यस मैम। ठीक है, लेट मी जस्ट चेक इसको मैम नाम, इसमें तो ये नाम एनसीईआरटी में रखते हैं। गलत दिया हुआ है, इसको वो कर लेना। कहाँ गया मेरा मार्कर, ये H3PO3 है ना बेटा, तो ये आपका फोस्फोरस एसिड है। ठीक है, ये हाइपोफोस्फोरस है। ठीक है, ये देखो, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, इतनी भी मुश्किल नहीं है, अभी तो ये डिलीट हो गया आधा सारा, अगर पूरा करवाती फिर क्या करते, फिर तो फिर तो तुम ये पक्का छोड़ के जाते ये चैप्टर। चलो, मेरे इसमें कहने पे, रटना है। मेरे कहने पे ये वाला पैराग्राफ पढ़ो, इतना भी नहीं रटना। अब ये डोंट टेल मी कि मैम बहुत ज्यादा रटना पड़ रहा है, मैं चाटा लगा दूंगी, इतना ज्यादा तो मैंने नहीं बोला रटने के लिए। बहुत सारी चीजें तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बिना वो किए याद हो जाए। ये वाला एक बार पैराग्राफ पढ़ना और बताओ कितना समझ में आया, वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, फटाफट से देख के बताओ मेरे को। अब क्या करें, अभी तो शुक्र करो इन्होंने एस ब्लॉक डिलीट मार दिया, जेई मेंस वालों ने जो जो रटने वाले चैप्टर थे सारे, एस ब्लॉक में तो इतने गंदे गंदी चीजें थी ना याद करने की, इतने सारे कलर याद करवाती तुम्हें वहां पे मैं, एप्पल ग्रीन, क्रिम्सन रेड, वो कोटा फैक्ट्री में बोलते हैं ना, ये क्या है देखो ये वैसे मैं बता चुकी हूँ एक बार, मैं बता देती हूँ दोबारा से। वो कह रहे हैं कि इन ऑक्सो एसिड फोस्फोरस इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय अदर एटम, देख रहे हो सब में टेट्राहेड्रली है। ठीक है, टेट्राहेड्रल है इसका ज्योमेट्री। जितने भी एसिड्स हैं कंटेन एटलीस्ट 1 PO एंड 1 POH बॉन्ड, ये एनसीईआरटी भी बोलती है। वो कह रहे हैं द ऑक्सो एसिड जिसके अंदर फोस्फोरस की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब +5 से इन्होंने बोला कम है, उसमें पीओ बॉन्ड या पीओएच के साथ पीपी या पीएच बॉन्ड भी हो सकता है। ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, देखो कहाँ गया, ये रहा, ये देखो ये वाला केस है ना, H4PO2O6 वाला। ठीक है, फिर आगे आओ, क्या कह रहा है, लेकिन दोनों नहीं होंगे, या तो पीपी होगा या फिर पीएच होगा। These acids in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फोस्फोरस डिस्प्रपोर्शनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि फोस्फोरस की क्या है, +3 से ज्यादा भी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, और -3 पे भी जा रही है। जैसे अगर मैं बोलूं इसमें बेटा फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 है, और यहाँ पे कितनी है फोस्फोरस की बताओ, 5 है, और यहाँ पे कितनी है, -3 है, तो हो गया ना डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। बताइए
तो अभी तक मैंने तुम्हें काफी सारी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बता दी मेरा बेटा। एक तो ये बता दी, एक P4 वाली बताई थी मैंने अभी, है ना, जिसमें तुम्हारा PH3 और NaH2PO2 बन रहा था। ठीक है, एक मैंने तुम्हें कल वाले क्लास में बताया था HNO2 वाला, जिसमें आपका HNO3 NO बन रहा था और वाटर भी था साथ में। ठीक है, और आधी तो तुम अपने रिडॉक्स में भी पढ़ते हो। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। जब एक बार हमारा सिलेबस हो जाएगा, तुम्हें एक जगह पे मैं सारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिख के दे दूंगी। ठीक है जी, चलिए आइए आगे आइए। ये वाला पैराग्राफ पढ़ के मुझे कंफर्म कीजिए कि समझ में आया या नहीं आया। क्या बोल रहा है? द एसिड विच कंटेन पीएच बॉन्ड वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के लिए। हाइपोफॉस्फोरस अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि उसमें 2 पीएच बॉन्ड है, तो मतलब वो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसने देखो यहाँ पे सिल्वर +1 में है, तो यहाँ पे 0 में कर दिया ना रिड्यूस, और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। देखो क्लियर है। फिर वो कहते हैं जो ये पीएच बॉन्ड है ये आयनाइजेबल नहीं है, मतलब अगर तुम बोलो पीएच को तोड़ के H+ निकाल देंगे तो नहीं, इनका कोई रोल नहीं होता है बेसिसिटी में। सिर्फ वो वाले H एटम्स जो कि ऑक्सीजन से अटैच होते हैं वो आयनाइजेबल होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिसिटी के लिए। फिर वो कह रहे हैं H3PO3 आपका डाई बेसिक, H3PO4 ट्राई बेसिक है, वही जो मैंने अभी बताया, वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सारे बच्चे ट्राई करेंगे। हाँ, ये बच्चे ये वाला क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कवर करेंगे मेरा बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। चलिए बनाना चालू कीजिए। अपनी क्लास 9:30 लगी थी क्या बच्चों? हाँ यस मैम। बहुत जल्दी टाइम चला गया। ठीक है, बना भी लिया तुमने इतनी जल्दी, और काउंट भी कर लिए कितने डबल और सिंगल बॉन्ड है? इतना सुपर फास्ट हो तुम। गलत तो नहीं निकाल दिया? कितने निकाले? क्या आंसर आ रहा है? थर्ड ऑप्शन मैम थर्ड। 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, 12 सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। ठीक है, देखें, चलो आओ। चलिए बेटा चेक कर लेते हैं 3 आ रहा है या नहीं आ रहा। यही था ना हमारा। थोड़ा सुंदर बना देती हूँ, वो वाला तो बिगड़ गया था शक्ल। आ गया क्या सी? चलो ठीक है फिर। तो डबल बॉन्ड तो 3 ही है, सिंगल बॉन्ड कितने हैं? तुम कह रहे हो 12 है, तो एक बार देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वेरी गुड यार, तुमने तो बड़ी जल्दी निकाल लिया, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो 3 डबल बॉन्ड और 12 क्या हो जाएंगे, इसके सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे।
तो फाइनली ग्रुप 15 खत्म हो चुका है तुम्हारा, बस यही पढ़ना था तुम्हें, इससे ज्यादा नहीं देगा वो तुम्हें बाहर, अपन एक्स्ट्रा भी काफी पढ़ लिया बच्चों, ठीक है। अब आते हैं हम ग्रुप 16 पे, ये तुम्हें बड़ा आसान लगने वाला है आई प्रोमिस। तो मैं तुम्हें 11:45 पक्का छोड़ दूंगी, मैं नहीं ले रही 11 बजे तक क्लास, ठीक है, 15 मिनट पहले ही छोड़ दूंगी, तुम अपना कुछ खा लेना। आओ बेटा, तो सबसे पहले तुम्हें ग्रुप 16 के मेंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन है। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। नाम याद है ना, सिंबल याद है, ओ सर सीधा प्रॉब्लम, ओ सर सीधा प्रॉब्लम, ठीक है। और इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्रुप 16 एलिमेंट्स की, NH2NP4 होती है। इनको चालकोजेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताना, पता है किसी को? मैम क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं मैम? चालकोजेंस। हम तो इसे कैल्कोजन पढ़ते थे। हमारी टीचर इसको चालकोजेंस बोलती थी, चालकोजेंस। मैम नाइट्रोजन फैमिली को निक्टोजन कहते हैं ना? हाँ, उसको निक्टोजेंस बोलते हैं, चलो कैल्कोजेंस बोल देते तुम्हारे लिए। देखो इसका मतलब होता है और इसका मतलब होता है प्रोड्यूस, ठीक है। तो जनरली इनके जो ओर्स होते हैं वो ऑक्साइड्स के ओर होते हैं, सल्फाइड्स के ओर होते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड वहां से आता है। अब बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है मेरा बेटा? NH2NP4 है। तो क्या तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएगी, क्योंकि मैंने वो बड़ी डिटेल में बताई थी 15 वाली। तो 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4। और 4s वाले से 3d चालू कर देना, और लास्ट में तुम्हारे 4f और 5d की फिलिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनोन। एक बात बताऊं, बात ये है मेरा बेटा, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होती है। क्योंकि वहां पे होता क्या है ना, क्योंकि एक एलिमेंट काफी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जैसे मैग्नीज भाई साहब +7 तक दिखा देता है अगर किसी ने स्कूल में पढ़ा है तो डी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल में जिसमें एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा आती है। तो जो डी ब्लॉक के साथ वाले ग्रुप लगते हैं ना, जैसे 13 हो गया, 14 हो गया, तो उसमें ज्यादा एक्सेप्शंस होती है। तो जब तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी ना ग्रुप 13 और 14, तुम देखोगे हद ज्यादा एक्सेप्शंस मिलेंगे वहां तुम्हें। लेकिन जैसे जैसे तुम दूर जाते जाओगे ना डी ब्लॉक से, वैसे वैसे एक्सेप्शंस कम होती जाती है, ठीक है। तो ग्रुप 15 में जितनी एक्सेप्शंस पड़ी थी, ग्रुप 16 में बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर है एक्सेप्शंस, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें और क्या पता होना चाहिए मेरा बेटा? नेचर पता होना चाहिए। दोनों क्या है? स्टार्टिंग के 2 मेंबर एलिमेंट नॉन मेटल है। सेलेनियम, टेलोरियम आपका मेटलोइड है, और पोलोनियम क्या आपका मेटल है। उसमें भी यही था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नॉन मेटल थे, आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलोइड थे, और लास्ट वाला बिस्मथ क्या था? बोलो, मेटल था। यहाँ पे बात ये अच्छी ये है कि केमिस्ट्री में हम ज्यादा पोलोनियम की बात नहीं करते, बिकॉज ये रेडियो एक्टिव होता है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हम केमिस्ट्री में ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कशन करते हैं, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो यहाँ पे क्या होगा, हम पोलोनियम की बात ना करके सिर्फ इन एलिमेंट्स की ही बात करेंगे, इसीलिए जो भी पोलोनियम वाली एक्सेप्शंस होंगी वो हम हटा देंगे, हमें नहीं पढ़ना उसको। क्लियर हो गया? तो और भी एक्सेप्शंस कम हो जाएंगे फिर इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें ही पंगा आएगा ना। ये देखो ना, पुअर शील्डिंग इफेक्ट एफ इलेक्ट्रॉन्स का। आर्यन, कुछ और तो नहीं पढ़ रहे? नो मैम। पक्का? यस मैम। संदीप, मेरे को थोड़ा डाउट रहता है तुम लोगों पे। मैम क्या इनऑर्गेनिक दिमाग का तो वैसे ही दही हो रहा है। आओ इधर, बट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो आओ, यहाँ पे अकरेंस की बात की। अकरेंस में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है? ऊपर वाला पैराग्राफ छोड़ दो कि ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट फलाना फलाना, ये पता ही होता है। मेन आपको ये देखना है कि जो सल्फर है, सल्फर वो सल्फेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है प्राइमरीली, जैसे जिप्सम में होता है। जिप्सम का फॉर्मूला मैम पता होना चाहिए, बिल्कुल आएगा पेपर में। कैल्शियम सल्फेट .2H2। एप्सम सोल्ट का पता होना चाहिए मैम, मैग्नीशियम सल्फेट होता है .7H2। बेरेट का पता होना चाहिए, विच इज योर बेरियम सल्फेट।
आपको गेलेना का पता होना चाहिए। गेलेना क्या होता है? गेलेना लेड सल्फाइड। जिंक ब्लेंड क्या होता है? ZnS। और कॉपर पायराइट क्या होता है? CuFeS2। बस ये आपको पता है, होना चाहिए, और कुछ नहीं। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, एप्सम मैग्नीशियम सल्फेट, गेलेना लेड सल्फाइड, जिंक ब्लेड जिंक का सल्फाइड, कॉपर पायराइट इज कॉपर और आयरन का सल्फाइड, CuFeS2। बस ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तुम्हें पता है प्याज काटने पे आंसू क्यों आते हैं? बताओ ना। सल्फर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तुम्हारा एक अमाइनो एसिड होता है सिस्टीन, सल्फर सल्फर लिंकेज होती है उसमें, जिसकी वजह से आंसू आते हैं। तभी बोलते हैं कि जब आप प्याज को धोते हो ना, उसको धो लिया करो। धोते हैं ना अपन, जैसे काट के अपन धो देते हैं ना उसको, फिर काटते हैं, तो सल्फर रिस्पॉन्सिबल। फिर भी आते हैं वैसे आंसू, बट कम होता है। बट अगर आप बिना धोए काटोगे ना, फिर तो खड़ा भी नहीं हो जाएगा चाकू लेके, नाइफ लेके। मैम चश्मा पहन लेते हैं। चश्मा पहन लेते हो? मैम छोटे पे तो मैम कुछ नहीं होता था, लेकिन अब जरूर होता है। ये सही है, चश्मा पहन लेते हो। चलिए आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक साइज की मेरा बेटा। तो एटॉमिक साइज वही आ जाओ, दोबारा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी इसको, ग्रुप 15 में बड़ा डिटेल में बताया। तो अगर मेरे पास ओ सर सीधा प्रॉब्लम है, तो एटॉमिक साइज का क्या होना चाहिए मेरा बेटा? लेफ्ट टू राइट, सॉरी डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, तो इंक्रीज ही होगा। देयर इज नो ऐसा एक्सेप्शन। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं घुसना है इसमें, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें। मैम थोड़ा गलत हो गया क्या? वो अच्छा, ऑर्डर। गलत लगा दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, वही जो तुम बोलते हो शेल्स बढ़ेंगे। ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, आगे बढ़ो इसके अंदर। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है? डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है ना? ठीक है, खत्म। नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन। आयनाइजेशन एटॉमिक में नो एक्सेप्शन। ठीक है, उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। डाउन द ग्रुप, हाँ बढ़िया बोलते जाओ। जहाँ आएगी मैं बता दूंगी। डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, यस मैम। तो इसमें भी नो एक्सेप्शन, वही चलेगा। ठीक है, बाकी मैं एनसीईआरटी की टेबल भी लाई हूँ, आप उसमें भी मार्क कर सकते हो अगर आपके पास है तो, वरना ऐसे लिख लो फटाफट से एक के नीचे। इसमें एक्सेप्शन है, और इस पे लगाओ 5 स्टार। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वहां पे भी था, यहाँ पे भी है। मैंने कहा था ग्रुप 15, 16, 17, 18 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तुम्हें सपने में भी कोई पूछे तब भी बतानी है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वही होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार। मैंने एक लाइन बोली थी कि सेकंड पीरियड जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? कम होती है थर्ड पीरियड एलिमेंट से, याद है? यस मैम। तो हमारे पास यहाँ पे भी होगा, सल्फर की ज्यादा होगी ऑक्सीजन से। बट दिक्कत की बात पता है क्या है इसमें? कि ऑक्सीजन बेचारा सबसे पीछे चला जाता है। मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू है वो नेगेटिव में काफी कम है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी क्या होती है बेटा? कम होती है। कैसे बताओगे इसको? एनसीईआरटी कोई रीजन तो नहीं देता है इसका, बट इसका रीजन ये हो सकता है, और ये होता भी है, कि इसका साइज बहुत छोटा है ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट नहीं कर पाएगा आसानी से, और इतनी उसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कम नेगेटिव में होती है कि वो सबसे पीछे
पहुंच जाता है। तो मैम इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है स्मॉलर साइज की वजह से। हाँ, ऑक्सीजन के पास 2p है, ठीक है। अब 2p में इलेक्ट्रॉन है, अब इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके आउटर मोस्ट शेल में, साइज छोटा है, तो क्या होगा? जबकि अगर मैं बाकियों का कंपेयर करूं तो उनका साइज बड़ा है। बच्चे इसमें ये है, मैंने आपको पहले भी बताया था नाइट्रोजन फॉस्फोरस के केस में, फ्लोरीन क्लोरीन का बताया था, तब तुम ध्यान से पता नहीं क्यों नहीं सुनते हो। ऑक्सीजन का साइज है छोटा 2p, ठीक है ना, उसके पास 2p। सल्फर के पास है 3p, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 2p में भी है 3p में भी है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करना है वो कौन से में करना है? 2p में करना है और इसको 3p में करना है। तो कहाँ पे आसानी से एकोमोडेट हो पाएगा मेरा बेटा? 3p। अब आ गया, ठीक है। तो होना तो चाहिए था ऑक्सीजन का पीछे, मतलब यहाँ पे होना चाहिए था। तुम ये बोल सकते हो मैम उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा है ना, ताकत उसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है उसके हिसाब से जो ऑक्सीजन है वो सबसे पीछे है, और उसका जो रीजन तुम दे सकते हो वो यही दोगे कि ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज ऑफ ऑक्सीजन उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है सबसे कम। तो मैंने ग्रुप 15 की बता दी तुम्हें, ग्रुप 16 की बता दी, ऐसी मैं ग्रुप 17 और 18 की भी तुम लोगों को बता दूंगी, तुम्हें बाकी ग्रुप्स की ओर नहीं करनी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं मेरा बेटा, क्या बोल रहे हैं ये, इधर आना। वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है, सिलेनियम टेलेरियम मेटलोइड है, पोलोनियम मेटल है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं मैम। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, उसकी हाफ लाइफ कम है बहुत, ठीक है मैम, ये भी हो गया। यहाँ पे एक बात क्या है, जितने भी एलिमेंट है ना ग्रुप 16 के सारे क्या दिखाते हैं? सबके एलोट्रोप्स होते हैं, जबकि वहां पे नहीं होते थे। बिस्मथ का नहीं होता था, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन का भी नहीं होता था, ठीक है। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ये देखो इधर, इधर आओ मेरा बेटा, ये देखो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है 55, 393, 490, 725। इसको छोड़ दो, मैंने कहा था पोलोनियम नहीं पढ़ानी है मैंने, तुम्हें पढ़ना भी नहीं। बॉइलिंग पॉइंट भी देखो बढ़ रहा है, हाँ मैम बढ़ रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे भी एक्सेप्शन जैसी कोई बात नहीं आ जाती है। जबकि उसमें थी ग्रुप 15 में, याद करो, आर्सेनिक का सबसे ज्यादा था, उससे कम एंटीमनी, उससे कम बिस्मथ, उससे कम फॉस्फोरस, सबसे कम नाइट्रोजन। यहाँ पे भी देखो, अगर तुम नोटिस करोगे तो ऑक्सीजन और सल्फर की वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है मेरा बेटा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? O2 की फॉर्म में, और जबकि सल्फर जो है भाई साहब क्राउन शेप एसिड पड़ा है, एसिड की फॉर्म में है। तो जिसकी वजह से आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब अगर मेल्ट करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। सेम फॉर बॉइलिंग पॉइंट। तो इसीलिए सल्फर के केस में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। और ये एनसीईआरटी भी बोलती है कि लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर मे बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर, बोलो, एटोमिसिटी। सल्फर आपका पॉली एटोमिक है, ऑक्सीजन आपका डाई एटोमिक है, ठीक है। यस। तो ये आपका PYQ बन चुका है। हालांकि मैं अभी क्वेश्चन नहीं लाई आज, बट हाँ नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ये मैं दे दूंगी। अब देखो टेबल में क्या क्या चीजें याद करनी है मैम। कोवेलेंट रेडियस कोई याद नहीं करनी मैम, बढ़ती जा रही है। आयनिक वैसे नहीं करनी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो सबसे कम, देखो, इधर आओ, ये देखो ऑक्सीजन की सबसे कम है, नोटिस करो। सबसे ज्यादा नेगेटिव में सल्फर की है, फिर सिलेनियम की, फिर टेलेनियम की, इवन पोलोनियम की भी -174 है, लेकिन ऑक्सीजन की सबसे कम है, यानी कि ऑक्सीजन को सबसे पीछे फेंक दिया। बोलो बेटा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर नेगेटिव में ज्यादा होती है तो मैम वो ज्यादा पावरफुल होती है उस टाइम। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बात सेम ही होती है, दोनों का होता है मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हारा नेगेटिव में है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में होगा, साइन में डिफरेंस हो जाता है बस, ठीक है। जो हम ये वैल्यूज आती है ना, ये जो तुम्हें वैल्यूज लिखी मिलती है एनसीईआरटी में, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की लिखी होती है, ठीक है।
तो तुम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी की टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऑक्सीजन के केस में देखो सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब ध्यान से सुनो, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है ना, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार बहुत ज्यादा है, यानी कि सल्फर की सबसे ज्यादा नेगेटिव में, मतलब ये सबसे आसानी से एकोमोडेट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है? और ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में बहुत फंसा रखा है एग्जामिनर ने। एग्जामिनर दो बातें करता है, एक बात करता है कि नेगेटिव साइन के साथ कंसीडर करो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दूसरा बोलता है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ। तो उस केस में जो ये नेगेटिव साइन है ना, उस केस में तुम्हें वो मैथ्स की तरह लेना पड़ेगा। मैथ्स में क्या होता है, जो माइनस में सबसे ज्यादा होता है वो छोटा होता है, ऐसे ही पढ़ते हो ना तुम लोग। तो ये आपके हालांकि इस चैप्टर में नहीं बनते हैं ऐसे सवाल, आपके पीरियोडिक टेबल में बनते हैं, तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा उसने दिया क्या हुआ है, क्या उसने बोला हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन बताओ, तो आप ऐसे बताओगे। बट अगर मान लो वो बोलता है सिर्फ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो जो माइनस में सबसे बड़ा होगा वो सबसे क्या होने वाला है, छोटा होगा। एक क्वेश्चन ऐसा है भी जो पूछा था। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप देखो क्या हो रही है, कम हो रही है। हाँ मैम कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखो कम हो रही है, तो नो एक्सेप्शन। तो तुम्हें इसमें से अगर मैं सब हटा दूं तो तुम्हें इसमें से एक तो ये पता करनी है और बस ये थोड़ा सा याद रखना, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, बोलो। अब यहाँ पर बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। दिमाग थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनकी NH2NP4, तो मतलब ये 4 भी दिखा सकते हैं, 2 6 ये दिखा सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो अगर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ऑक्सीजन -2 दिखा पा रहा है, -1 1 2 दिखा पा रहा है, रट्टा मत मारना। ये देखो सल्फर 6 दिखा पा रहा है, क्यों दिखा पा रहा होगा, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। टेलोरियम भी दिखा पा रहा है 6, लेकिन पोलोनियम नहीं दिखा पा रहा। पोलोनियम ना तो माइनस वाली दिखा पा रहा है और ना ही +6 दिखा पा रहा है। क्यों? माइनस इसलिए नहीं दिखा पा रहा क्योंकि मेटल है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए नहीं दिखा पा रहा क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट है। तुम देखो कितनी जल्दी चीजें रिजोल्व होती है जब हम एक चीज डिटेल में पढ़ के आ जाते हैं। बेटा कुछ कुछ कंपाउंड्स में ऑक्सीजन करता है आपका, जैसे O2F2 है, उसमें ऑक्सीजन +1 में है, देखो। तो जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन, जहां पे ऑक्सीजन की जोड़ी फ्लोरीन के साथ बनी होगी ना, वहां पे वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा Rn। yes. वैसे तो माइनस ही दिखाएगा क्योंकि वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑलराइट, तो कुछ कुछ कंपाउंड्स हैं जहां पे ऑक्सीजन प्लस में दिखाता है और वो भी फ्लोरीन के साथ मिलेंगे। देखो मैंने यहाँ पे डाल भी दिया तुम लोगों के लिए, पढ़ना एक बार, इसको पढ़ना। और कंफर्म कर देना मेरे को कि हाँ ठीक है। मैम एक बार नेट पे डिफाइड थोड़ा दोबारा समझा दोगे? भूल गए? यस मैम, थोड़ा थोड़ा बोल। बता देती हूँ, अभी याद रखना। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या था, आप जैसे नीचे जाते जा रहे थे, अगर मैं मान लो पोलोनियम की बात करूं बेटा, पोलोनियम में क्या है, F में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है और D में भी है ना, ठीक है, D में भी और F में भी है। तो अब क्योंकि पोलोनियम में आपको मैंने बोला कि 6 नहीं दिखा रहा, वो 4 तक जा रहा है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो बेटा, F सब शेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, और अगर F सब शेल में फिलिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, जो कि हमें पता है पुअर शील्डर होते हैं, अगर ये पुअर शील्डर होते हैं तो जो बाहर के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 6 शेल वाले, उसको अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस के और जो बाहर आउटर मोस्ट शेल यानी कि 6th वाली शेल है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये बढ़िया तरीके से नहीं कर पा रहे ना, तो यानी कि बाहर के इलेक्ट्रॉन ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील कर पा रहे हैं, यस और नो। और आपको पता है अगर मैं सेम शेल की बात करूं तो S वाला जो होगा, 6S जो होगा, वो थोड़ा सा
न्यूक्लियस के पास होगा एज कंपेयर टू पी। तो न्यूक्लियस की जो Yes. पकड़ है, न्यूक्लियस का जो होल्ड है, वो 6s वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा। तो इसीलिए पी वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, इन केस ऑफ पोलोनियम एस वाले नहीं कर पाते। यही होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, चलिए हो गया। आप गौरव क्लियर? ठीक है मैम। ओके, ये वाला हो गया सबका। ऑक्सीजन जो है मोस्टली -2 शो करता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, लेकिन जो वो बोला है स्टेबिलिटी जो होती है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की घटती रहती है नीचे, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। सिलेनियम सल्फर टिलेनियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए वो +4 +6 दिखा पाते हैं। फिर वो कह रहे हैं +6 ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है, डिक्रीज होती है, +4 वाली इंक्रीज होती है। आंसर रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर वो कहते हैं जो बॉन्डिंग होती है +4 और +6 वो कोवेलेंट नेचर होता है, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। और OF2 और O2F2 में ऑक्सीजन जो है +2 और +1 दिखाता है। ठीक है, OF2 में ऑक्सीजन इज इन +1, O2F2 में ऑक्सीजन इज इन +1। ठीक है, मैम इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं? इसका मेरा बेटा दिखाती हूँ। देखो OF2 का तो ये होता है, हटा दूं क्या नीचे इनर्ट पेयर इफेक्ट? गौरव समझ में आ गया? तू सो गया क्या? देखो O2F2 का ये होता है, ठीक है, और OF2 का, O2F2 का ये होता है। जैसे वो नहीं होता आपका H2O2 का, वैसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। मैम इसमें लोन पेयर नहीं होते? हाँ होते हैं ना, लगा लो। ठीक है, चलिए बाकी कल करा दूं क्या? ये 2 बार आ गया क्या लिखा हुआ? अच्छा, ये तो NCERT हाईलाइट है, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया बेटा। मैं सोचू 2 बार कैसे आ गई, यही तो बताया अभी। ठीक है, चलिए। मैम हाँ बोलो बोलो। हमारी जो मॉर्निंग वाली वो थी क्लासेस वो कंटिन्यू होंगी? बेटा उसके लिए बस आज इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी हाँ कल पढ़ा दूंगी, है ना, काफी सारा करा दिया। तो देखो मेरी केमिस्ट्री की तो लगेगी अभी 2 दिन बेटा, मेरे को कराना है उसमें। फिजिक्स और मैथ्स